हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 इसका नाम है खाद्य संसाधन और पौधे। तो हम लोग इस चैप्टर के अति लघुत्तरीय प्रश्नों का उत्तर आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। बाकी चैप्टर 1 से 4 तक हमने करा दिया है, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, या आपको आई बटन पे यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप यहाँ से भी उसको देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर आज की इस वीडियो में करते हैं। आप लोगों को समझते हुए चलना है। जो प्रश्न आप लोगों को समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि मनुष्य को परपोषी क्यों कहा जाता है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि परपोषी होता क्या है। देखिए, परपोषी वो प्रक्रिया है पोषण का, इसको हम लोग परपोषी पोषण कहते हैं। आप क्लास 10 में इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो परपोषी पोषण वो होता है जिसमें कोई भी जीव अपना भोजन स्वयं न बना करके दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। क्या करता है? दूसरे जीव पर ये क्या करता है? निर्भर रहता है। तो ऐसे जीव को हम लोग क्या बोलते हैं? परपोषी बोलते हैं। तो उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं, मनुष्य, हम जो मनुष्य हैं अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, हम लोग किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। जैसे कि हम लोग अगर चावल की बात करें तो हम लोग धान के पौधा पर निर्भर होते हैं। जो धान के पौधा से हम लोगों को प्राप्त होता है चावल, तभी हम उन लोग उसको बना करके खाते हैं। लेकिन एक और चीज नाम है जिसको हम बोलते हैं स्वपोषी। क्या बोलते हैं इसको? स्वपोषी। स्वपोषी जीव क्या होता है? तो ये अपना भोजन स्वयं बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि इसके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है। क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है। और प्रकाश संश्लेषण इसमें क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर एक हरित लवक पाया जाता है। और हम मनुष्य या जो परपोषी जीव होते हैं, इनके अंदर न तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और न ही हरित लवक पाया जाता है। तो इस वजह से कह सकते हैं कि हम जो मनुष्य या जीव जंतु हैं वो सभी कौन से जीव के अंतर्गत आएंगे? परपोषी जीव के अंतर्गत। तो इस प्रश्न का उत्तर आप खुद से कर पाएंगे कि परपोषी क्या होता है और हम मनुष्य परपोषी क्यों कहे जाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप ऐसे लिखेंगे, मनुष्य अपना भोजन स्वयं उत्पादन न कर किसी दूसरे जीव या पौधे पर निर्भर रहता है, इसलिए मनुष्य को परपोषी जीव कहा जाता है या परपोषी कहा जाता है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से लिख लेना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि दाल, अनाज, सब्जियों और फल से हमें क्या प्राप्त होता है। तो देखिए, सभी चीज को आपको अलग अलग करके लिखना है कि आपको दाल से क्या मिलता है, अनाज से क्या मिलता है, और सब्जी और फल से क्या मिलता है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे सभी को यहाँ पे अच्छे से समझाए हैं कि दाल से आपको प्रोटीन मिलता है, चाहे वो किसी चीज का दाल हो, मसूर का हो, चना का हो, ठीक है, अरहर का हो, मूंग का हो, तो उन सभी से आपको क्या मिलेगा? प्रोटीन मिलेगा। अनाज, अनाज जैसे कि आपको चावल हो गया, गेहूं हो गया, तो इन सभी जो अनाज है इनसे आपको क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। और भी चीज है जिनसे कार्बोहाइड्रेट मिलता है, लेकिन अनाज से आपको कार्बोहाइड्रेट तो मिलेगा ही। ठीक है, सब्जियों और फलों से आपको क्या मिलेगा? तो सब्जियों और फलों से आपको विटामिन और खनिज लवण मिलेगा। जैसे कि आपको, आपका जब तबीयत खराब हुआ होगा, होता होगा, तो आपके घर के लोग कहते हो कि अनार के जूस पियो। तो अनार के जूस में आपको क्या मिल रहा है? तो ये आपको विटामिन मिल रहा है, खनिज लवण मिल रहा है। तो इस वजह से लोग बोलते हैं कि हरा सब्जी भी खाओ जिससे आंख की रोशनी बनी रहेगी। तो इन सभी के पीछे का रीजन क्या है? तो हम लोगों को जो विटामिन चाहिए, जो खनिज लवण चाहिए, इसके वजह से ये सारे चीज बोले जाते हैं। आप सारे चीजों को समझ पाए होंगे कि हम लोगों को कौन सी चीज से क्या मिलता है। अगला क्वेश्चन आता है जिसमें पूछा गया है कि हरित क्रांति का मुख्य कारण क्या है। तो सबसे पहले आप समझिए कि हरित क्रांति है क्या, हुआ क्यों था, और एक कब मतलब ऐसे घटना को देखने को मिला था। ठीक है, तो देखिए, हरित क्रांति हुआ था, अगर हम राज्य की बात करें तो ये आपके पंजाब राज्य में हुआ था। ठीक है, फिर आपके हरियाणा राज्य में हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश में। तो इन तीनों राज्य में सबसे पहले देखने को मिला था हरित क्रांति। हरित क्रांति में हुआ क्या था? तो ये पैदावार को वृद्धि किया जाना था। जो भी पैदा हो रहा था, जो भी अनाज उत्पन्न हो रहा था, वो उस टाइम के समय से बहुत कम था। तो इसमें पैदावार वृद्धि करने के लिए लोगों ने क्या किया? हाइब्रिड जो बीज था, हाइब्रिड जो पौधे के बीज थे, उनका इस्तेमाल लोगों ने किया। साथ में सिंचाई की सुविधा को बनाया। ठीक है,
परिवहन की सुविधा को बनाया। तो इन सभी को मिलाकर के पूरा जो नाम दिया गया वो हरित क्रांति दिया गया। और इसमें दो चीज पर ज्यादा बल दिया गया था, आप लोगों को हम बता दें। एक तो आपकी धान की खेती पे, और सेकंड आपका गेहूं। ठीक है, कहीं कहीं धान की जगह चावल भी देखने को मिल सकता है। तो ये चीज पर हरित क्रांति की गई थी। तो हमने यहाँ पे हरित क्रांति को पूरा तोड़ मोड़ करके आपको समझाने की कोशिश किया कि हरित क्रांति हुआ क्यों था, कहाँ पर हुआ था। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। आप यहाँ से इसका अंतर खुद कर लेंगे कि हरित क्रांति का मुख्य कारण क्या है। तो मुख्य कारण है फसलों के उत्पादन में बढ़ोतरी करना। जो भी फसल उस टाइम हो रहे थे उससे वो दुगना तिगुना लोग चाह रहे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है 4 नंबर, जिसमें पूछा गया है किस प्रकार के फसल को खरीफ फसल कहते हैं। देखिए खरीफ फसल क्या होता है, तो आप इसको खरीफ फसल को जून जुलाई में बोएंगे। किस टाइम में बोना है, जून जुलाई में बोया जाता है। और अक्टूबर नवंबर और दिसंबर के बीच में इसे काट लिया जाता है। यानी अक्टूबर से भी शुरू हो जाता है, कहीं कहीं नवंबर से भी शुरू हो जाता है, और कहीं कहीं दिसंबर से शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके काटने का टाइम है और जून जुलाई बोने का टाइम है। तो ऐसे फसल को हम क्या बोलेंगे, खरीफ फसल। अब आप लोगों को दिमाग में चल रहा होगा कि सर जून जुलाई में कौन से फसल बोया जाता है। तो आपने देखा होगा जून जुलाई में आपने धान की खेती को देखा होगा, मक्का की खेती को देखा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद और भी है, मक्का हो गया, धान हो गया, और कपास की बात करें तो कपास की भी खेती उस टाइम की जाती है। कहीं कहीं पे आप देखेंगे, लेकिन ज्यादातर जगहों पे कपास की खेती नहीं की जाती है। तो ये सभी आपके एग्जाम्पल्स है, आप इनसे समझ सकते हैं। तो इसका उत्तर आपको कैसे लिखना है कि जिन्हें हम जून जुलाई में बोते हैं, यहाँ पे मई छूट गया है, जिन्हें हम जून जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर दिसंबर में काट लेते हैं। और क्या करते हैं, अक्टूबर दिसंबर में काट लेते हैं। तो ऐसे जो फसल होंगे, ऐसे फसल को खरीफ फसल कहेंगे। उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हैं धान, के बाद आप लिख सकते हैं मक्का, फिर उसके बाद आप लिख सकते हैं कपास। ठीक है, उसके बाद आप इत्यादि कर दीजिए, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है 5 नंबर, जिसमें पूछा गया है कि संकर फसल क्या होता है। तो संकर फसल क्या होता है, इसमें दो तरह के बीजों का सम्मेलन होता है और उसे एक समुन्नत किस्म का बीज प्राप्त किया जाता है। समुन्नत किस्म जिसको हाइब्रिड के नाम से भी जानते हैं। तो हाइब्रिड यहाँ पे हाइब्रिड बीज प्राप्त किया जाता है। तो ऐसे चीजों को हम लोग संकर फसल कहते हैं। चलिए देखते हैं संकर फसल क्या होता है। तो विकसित नवीन समुन्नत फसल की किस्म को संकर फसल कहते हैं। यानी इसमें क्या होगा, जो नया जो बीज है, नया जो पौधा है, उससे जो भी फसल प्राप्त होगा उसी को हम लोग बोलेंगे संकर फल। अब नया पौधा कौन होगा, जिसमें हाइब्रिड किया गया है, जिसमें दो अलग अलग पौधों को संयोजन करके तीसरी अलग बीज प्राप्त की गई है। ठीक है, और उससे जो फसल उत्पन्न होगा उसी को क्या कहा जाएगा, संकर फसल। अगला क्वेश्चन आता है जिसमें पूछा गया है पादप प्रजनन की परिभाषा लिखिए। तो पादप प्रजनन की परिभाषा क्या होती है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि फसलों के समुन्नत प्रजातियों के सुधार के विज्ञान को पादप प्रजनन का क्या बोलते हैं, फसलों के समुन्नत प्रजातियों के सुधार के विज्ञान को लोग पादप प्रजनन कहेंगे। यानी इसमें जो प्रजाति है, जैसे धान की प्रजाति की बात करें तो अभी से पहले जो धान की खेती होती थी उसमें इस तरीके के बीज का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, जो बहुत कम टाइम में पक करके तैयार हो जाए, बहुत कम टाइम में वो आपको फसल अच्छा पैदावार करके दे। तो उस टाइम यानी कि हरित क्रांति से पहले ऐसा सुविधा नहीं था। हरित क्रांति के बाद आपको इतने सारे सुधार देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ऐसे देख लेना है। अगला क्वेश्चन आता है जिसमें पूछा गया है हरे पादपों को अपनी वृद्धि एवं विकास के लिए कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो देखिए पेड़ पौधों को अपनी वृद्धि और विकास करने के लिए कुल मिलाकर 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ठीक है, जिसमें से कुछ पोषक तत्व उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है और उसका एक नाम दिया गया है बृहद पोषक तत्व। ठीक है, और कुछ को बहुत कम जरूरत होता है, बहुत मतलब अल्प मात्रा के रूप में, जिसको सूक्ष्म पोषक के नाम से जाना जाता है। अब जैसे कि ज्यादा में इन लोगों को क्या चाहिए, तो कैल्शियम चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद नाइट्रोजन चाहिए, और कम में मात्रा में क्या चाहिए, तो इन लोगों को बोरॉन चाहिए। ठीक है, तो ऐसे पोषक तत्व जिसको कम जरूरत पड़े उसको सूक्ष्म, और जिसको ज्यादा पड़े उसको
हम लोग वृहद के नाम से जानते हैं। तो आप लोग समझ पाए होंगे कि पेड़ पौधों को वृद्धि एवं विकास के लिए कितने पोषक तत्व की जरूरत होती है, 16 पोषक तत्वों की। ठीक है, जिसमें से कुछ पोषक तत्व पेड़ पौधे क्या करते हैं, जल के माध्यम से प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, जल के माध्यम से कहाँ से प्राप्त करेगा, जड़ से। ठीक है, कहाँ से, जड़ से। और कुछ क्या कर लेता है, मिट्टी से प्राप्त कर लेता है। कुछ कार्बन डाइऑक्साइड जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है तो उससे प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है सूक्ष्म पोषक क्या है, तो अभी हमने आपको ऊपर समझाया था कि वैसा पोषक तत्व जिसकी जरूरत पादपों को यानी पेड़ पौधों को अल्प मात्रा में होती है उसी को हम लोग सूक्ष्म पोषक कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, खाद के अनुप्रयोग से मृदा को क्या प्राप्त होता है। खाद के अनुप्रयोग कहने का मतलब जब हम खाद खाद दो तरीके के देखने को आपको मिलेगा। एक आपका रासायनिक खाद होता है, ठीक है, एक आपका रासायनिक खाद होता है जो आप दुकान से खरीद के बोरा में लाते हो। और सेकंड आपका प्राकृतिक खाद होता है जो आप मल मूत्र से बनाते हो, जैसे कि पेड़ पौधों के जो पत्तियां सड़ जाती है उससे बनाते हो, या जानवरों के गोबर मल मूत्र से बनाते हो। तो इसको हम लोग प्राकृतिक खाद में जानते हैं और इसको हम लोग रासायनिक खाद के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे रासायनिक खाद की बात नहीं किया गया है, ये आपका प्राकृतिक खाद की बात किया गया है। ठीक है, जब हम प्राकृतिक खाद का उपयोग करते हैं तो हमको क्या मिलता है, हमको नहीं यानी जो मिट्टी है उसको क्या मिलता है, पोषक तत्व मिलता है और उसको ह्यूमस मिलता है। ठीक है, पोषक तत्व और ह्यूमस जब एक साथ जुट करके क्या करेंगे, पौधे के निर्माण में या फसल को पैदावार को अच्छा करेंगे। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक उर्वरक को देखिए, यहाँ पे प्राकृतिक उर्वरक आ गया जो हमने आपको ऊपर समझाया था कि प्राकृतिक उर्वरक के अनुप्रयोग में होने वाली दो समस्याओं के नाम लिखिए। देखिए, प्राकृतिक जो उर्वरक है उसकी समस्या है और जो रासायनिक है उसकी समस्या भी उसकी भी है, लेकिन वो उतना ज्यादा नहीं है क्योंकि ये जो प्राकृतिक है इसकी जो मात्रा है बहुत ज्यादा पड़ती है। यानी कहने का मतलब अगर आप एक बोरा रासायनिक फेंकेंगे, रासायनिक जो खाद है उसका इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे आपको जो प्राकृतिक खाद है ये 5 ट्रक या 5 ट्रैक्टर आपको करना पड़ेगा इस्तेमाल, तभी आप दोनों के इक्वल में जा सकते हैं, नहीं तो नहीं। देखिए, हमने उत्तर में लिखा है कि प्राकृतिक उर्वरक के अनुप्रयोग में होने वाली दो समस्याएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट समस्या आपको देखने को मिलेगा कि इसकी आवश्यकता जो है यानी प्राकृतिक जो उर्वरक है ये बहुत अधिक मात्रा में इसकी जरूरत पड़ती है और इसको ले जाने और ले आने में बहुत ज्यादा समस्या होगा। अब बीच खेत में आपको धान के टाइम में ले जाना है तो आप तो फंस जाओगे ना, ये तो गाड़ी इधर जाएगा ही नहीं और आपका जितना भी इसमें उर्वरक है वो इधर ही रह जाएगा। लेकिन अगर आप रासायनिक का इस्तेमाल करते हो तो अपने सर पे एक बोरा उठाए यहाँ पे और उसके बाद आप लेके चले गए और वहां से फिर उसको छींट दिए अपने खेत में। तो ये यहाँ पे प्राकृतिक खाद की क्या है, समस्या है। सेकेंड समस्या में क्या है, हमने लिखा है कि इसमें विशिष्ट जो पादप जो पोषक तत्व है वो बहुत कम होता है। यानी कहने का मतलब जब आप 2 ट्रैक्टर डालेंगे तो थोड़ा सा इसमें पोषक तत्व प्राप्त होगा और यहाँ पे बाकी जो पोषक तत्व हैं फिर से आपको रासायनिक जो खाद है उसकी इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये यहाँ पे दो समस्या। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे जिसमें पूछा गया है वर्मी कंपोस्ट में किस जीव का उपयोग होता है। तो देखिए, वर्मी कंपोस्ट होता क्या है, तो ये मिट्टी को क्या किया जाता है, चक्रण किया जाता है। और ये चक्रण कौन करता है, तो ये आपका केचुआ करता है। यानी केचुआ के द्वारा ही वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है। देखिए, हमने उत्तर में लिखा है केचुओं की, यानी वर्मी कंपोस्ट में किसका उपयोग किया जाता है, केचुआ की। तो आम भाषा में हम लोग चेरा भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार की खेती से एक से ज्यादा फसल का उत्पादन किया जाता है। एक से ज्यादा कहने का मतलब है आपका जमीन है और इसमें आपने एक से ज्यादा यानी 2-3 तरह के फसल को एक साथ आपने उगा लिया, तो ऐसे फसल को हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्रित फसल उत्पादन करते हैं। क्या बोलते हैं, मिश्रित फसल उत्पादन। जैसे आपने क्या किया कि गेहूं की खेती कर, गेहूं लगाया आपने और उसके किनारे किनारे आपने क्या कर दिया, सरसों लगा दिया। तो एक ही भूखंड पे एक ही जमीन पे एक से ज्यादा फसल का उत्पादन हो गया। तो ऐसे जो तरीका है उसी को हम लोग बोलते हैं मिश्रित फसल उत्पादन।
तो आप यहाँ पे इसको इजीली समझ पा रहे होंगे, अच्छे से समझ पा रहे होंगे, आप लोगों को यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही होगी। ठीक है, अगर आप लोग को ऐसा कुछ डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है किसी एक प्रकार की मिश्रित खेती का नाम लिखे। तो आप अपने मन से कोई भी लिख सकते हैं, जैसे कि आप सरसों, ठीक है, सरसों चना लिख सकते हैं, सरसों और चना लिख सकते हैं। ठीक है, आप लिख सकते हैं और गेहूं और राई लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने मन से यहाँ पे लिख लीजिए, हम मेरे अकॉर्डिंग भी लिखा गया यहाँ पे, लेकिन आप अपने मन से लिख लीजिए जैसे हमने लिखा है गेहूं चना। ठीक है, मिश्रित फसल उत्पादन के एक महत्व का उल्लेख कीजिए। तो मिश्रित फसल उत्पादन के एक महत्व ये है कि आप एक ही जमीन पे क्या करेंगे, एक से ज्यादा फसल जब उगाएंगे तो कोई एक फसल के बर्बाद होने पर भी आप दूसरी फसल को उत्पादन कर सकते हैं। यानी देखिए हमने यहाँ पे लिखा है कि फसल के इस विधि से फसल को पूर्ण विफलता से बचाया जा सकता है। यानी जैसे आपने दो तरीके का यहाँ पे खेती किया, दो तरीके का आपने फसल लगाया, तो मान लीजिए एक फसल आपका नहीं हुआ तो सेकंड आपका हो जाएगा ना, तो यहाँ पे आपको पूर्ण रूप से विफलता नहीं मिला, यानी पूर्ण रूप से आपको खाली हाथ नहीं रहना पड़ा। तो ये मिश्रित फसल उत्पादन के लाभ हैं या महत्वपूर्ण बात है। अगला है पीड़क। पीड़क क्या होता है, इंग्लिश में इसको हम लोग पेस्ट बोलते हैं। तो देखिए पीड़क अगर हम बात करें तो खास तौर से ये कीड़े मकोड़े होते हैं। क्या होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, और ये क्या करते हैं, पेड़ पौधे जो आपके फसल है उसको वो बर्बाद कर देता है, उसमें कीड़े लग जाते हैं। तो ये यही चीज यहाँ पे आपको लिखना है। देखिए हमने लिखा है समस्त रोगाणुओं के सम्मिलित रूप को पीड़क या पेस्ट कहते हैं। जो भी रोग आपके फसल में आ जाएगा जिस भी कीट के माध्यम से, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पीड़क या कीट बोलते हैं। पीड़क या पेस्ट या कीट भी नाम इसका देते हैं। उदाहरण के रूप में देखिए हमने लिखा भी है, कीट है, जीवाणु है, कवक है, ये सभी आपके पीड़क हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है एक कीट पीड़क का नाम लिखिए। यानी आपको कीट पीड़क के बारे में बताना है, वो कौन सा कीट पीड़क है। उत्तर में हमने लिखा है लाल अन्न भिरिंग। ये आपके कीट पीड़क है, और भी हैं जिसमें आप लिख सकते हैं अपने मन से, आपके बुक में भी दिया गया है। एक तो हमने आपको यहाँ पे लाल अन्न भिरिंग बताया। ठीक है, फिर आप इसमें क्या लिख सकते हैं, आप अपने जब बुक को पलटेंगे तो आपको देखने को मिलेगा दाल भिरिंग मिलेगा, घुन मिलेगा। ठीक है, क्या बोलते हैं, एक घुन होता है। फिर लाल भिरिंग यहाँ पे हमने तो आपको लिखा ही दिया। फिर आपको देखने को मिलेगा दाल वाले भिरिंग। भिरिंग के मतलब यहाँ पे कीड़े से है, जिसको हम लोग फतिंगा के नाम से भी जानते हैं। जो फतिंगा कीड़ा फतिंगा लग जाता है ना, उसकी बात किया जा रहा है यहाँ पे। तो ये आपके पीड़क हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 पे, जिसमें पूछा गया है कि खरपतवार क्या है। देखिए खरपतवार क्या है, ये आपका अवांछित पौधा है। क्या है, अवांछित पौधा है। आप इसको नहीं चाह रहे हैं फिर भी ये उग जा रहा है। आप इसको नहीं चाह रहे हैं फिर भी क्या कर रहा है, जब आप फसल उत्पादन करते हैं तो ये फालतू के रूप में उग जाता है। जैसे कि आप देखे होंगे मोथा, ठीक है, मोथा एक घास होता है। ठीक उसी तरीके से बथुआ आपका घास होता है। एक और घास होता है जिसको छुछिया घास कहा जाता है। ठीक है, तो ये सभी क्या होता है, घास जम जाता है और इसी को खरपतवार के नाम से जाना जाता है। एक आपका दूब होगा जिसको दुभी भी बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो ये सभी जो आप देख देख पाए यहाँ पे, ये सभी आपका खरपतवार है। हमने लिखा है कि वैसा अवांछित पौधा जो उगाए जाने वाले पौधों के साथ स्वतः यानी अपने आप उग जाते हैं, तो ऐसे चीजों को या ऐसे पौधों को हम खरपतवार कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप यहाँ पे देख सकते हैं बथुआ, मोथा, गाजर घास। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है कि खरपतवार नाशी क्या है। देखिए हमने अभी खरपतवार के बारे में पढ़ा, और जो खरपतवार को खत्म कर दे, नाश कर दे, विलुप्त कर दे, उसी को हम लोग बोलते हैं खरपतवार नाशी। हमने लिखा है खरपतवारों को विनाश करने वाले रसायनों को खरपतवार नाशी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन
किसी दो आम खरपतवारों के नाम लिखिए। आम का मतलब खाने वाला आम मत समझ लेना। किसी दो आम मतलब हम लोग के आम जीवन में हम लोग मतलब अपने आंखों से देखे हैं ऐसे खरपतवारों के नाम लिखना है। तो हमने यहाँ पे एक तो लिखा दूब घास, जो आप सभी ने देखा है, और एक आपका गाजर घास होता है जो गाजर के पत्तियों के जैसा होता है लेकिन उसमें गाजर नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे जो घास होते हैं इसको हम लोग खरपतवार के नाम देते हैं। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, इसमें पूछा गया है कि रोगाणु पौधों में किन माध्यमों द्वारा प्रविष्ट करते हैं। प्रविष्ट का मतलब होता है प्रवेश करना। कैसे जो रोगाणु है पौधों में घुस जाते हैं। तो देखिए पौधों में जो रोगाणु है वो मिट्टी के माध्यम से घुसता है, पानी के माध्यम से और हवा के माध्यम से। तो इन तीनों माध्यम से जो रोगाणु है वो क्या करते हैं, पेड़ पौधों में प्रविष्ट कर जाते, जो भी आपका फसल है वो आपका बर्बाद कर देता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें पूछा गया है कीड़कनाशी का क्या कार्य है। कीड़कनाशी मतलब वही जो अभी हमने आपको बताया, जैसे कि पीड़क हो गया कीड़ा मकोड़ा, और जो पीड़क को नाश करने वाला है उसको हम लोग बोलते हैं पीड़कनाशी। तो पीड़कनाशी का कार्य क्या है। पीड़कनाशी का कार्य यह है कि फसलों को कीटों, सूक्ष्म जीवों तथा कवकों से सुरक्षा करना, कि कोई भी फसल हो वो उसको बर्बाद ना कर पाए, इसके लिए हम लोग पीड़कनाशी का इस्तेमाल करते हैं। और पीड़कनाशी के मतलब अगर हम सिंपल भाषा में आपको समझाएं तो जो दवा होता है, जो पाउडर होता है जो हम अपनी फसलों पर छींटते हैं, उसी का नाम यहाँ पे पीड़कनाशी दिया गया है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें पूछा गया है भंडारण में अनाजों को हानि पहुंचाने वाले किन्हीं दो जैविक कारकों के नाम लिखिए। भंडारण कहने का मतलब क्या है कि आपने फसल का उत्पादन किया और आपके पास जो भी अनाज है, ठीक है, उसको आप स्टोर करना चाहते हो, जमा करना चाहते हो, तो इसी चीज का नाम दिया गया भंडारण। तो जब हम भंडारण करते हैं उस समय भी कुछ कीड़े मकोड़े, कुछ जैविक जो कारक हैं वो उसको हानि पहुंचा देता है अनाज को। तो वो कौन कौन से हैं, तो एक तो आपका नमी है और सेकंड आपका तापमान है। ये दोनों आपका अजैविक। अजैविक के मतलब होता है निर्जीव कारक, ठीक है, जिसमें सजीव का कोई गुण ना हो, कोई मतलब ही ना सजीव का बने। अब यहाँ पे हम बारी बारी से समझावें। जैसे कि नमी, आपने क्या किया, कोई भी अनाज को ऐसे जगह पे रखा जहां पे पानी का स्रोत था, यानी वहां पे नमी आते रह रहा था, तो इस कंडीशन में वहां पे कीड़े मकोड़े लग जाएंगे और आपका अनाज खत्म हो जाएगा। तापमान की बात करें, जैसे कि आप लोग देखे होंगे अपने घर में, जब गर्मी के दिनों में रबी फसल की कटाई की जाती है तो उसे कुछ दिन तक बाहर छोड़ दिया जाता है और उसके बाद उसको कंटेनर में, बर्तन में या कोठी वगैरह जो होता है उसमें रखा जाता है। क्यों ऐसा किया जाता है, क्योंकि जब एक अनाज को, गर्म अनाज को आप अपने क्या करेंगे, कंटेनर में रखेंगे या कोठी वगैरह में रखेंगे, तो ये क्या करेगा, वाष्प का निर्माण करेगा। किस चीज का, वाष्प का निर्माण करेगा। और जैसे वाष्प का निर्माण करेगा तो वहां पे उत्पन्न क्या हो जाएगा, पानी, नमी। और जैसी नमी होगा तो आपस में अनाज चिपक जाएंगे और चिपकने के बाद वो क्या कर लेंगे, सड़ने लगेंगे और फिर से वहां पे जो जीव है, जो छोटे छोटे जीव है वहां पे शामिल होगा और पूरे आपके अनाज को बर्बाद कर सकता है। तो ऐसे चीजों को हम क्या बोलते हैं, अजैविक कारक। तो आप अजैविक कारक को अच्छे से समझ लिए होंगे। अगला क्वेश्चन आता है कि भंडारण के दौरान अनाजों को हानि पहुंचाने वाले दो जैविक कारक, यानी अब आपको बताना है जैविक कारक यानी जो सजीव जीव है वो कैसे प्रभावित करता है भंडारण के दौरान। देखिए उत्तर में हमने लिखा है, एक तो आपका सूक्ष्म जीव है और सेकंड आपका जंतु है। जैसे आपने किसी अनाज को ऐसे जगह पे रख दिया जहां आपके पास जगह ज्यादा नहीं था, जिसमें क्या हुआ कि हमने जब बाहर छोड़ दिया तो ये कुछ दिन के बाद जब ये नमी के स्रोत में आता है तो इसमें छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं और उसी को नाम दिया गया है सूक्ष्म। जंतु के मतलब क्या होता है, जंतु जैसे कि कोई भी जानवर हो उसको खा करके बर्बाद कर दिया, उसको छींट करके बर्बाद कर दिया, तो ऐसे चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, जैविक कारक। ठीक है, अगला क्वेश्चन में पूछा गया कि धूमन क्या है। तो देखिए धूमन एक तरीके का छिड़काव किया जाता है जिसमें रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है, रसायनों का। अब यहाँ पे रसायन में कौन कौन से, कोई भी दवाई का नाम हो सकता है, मुझे तो उतना जानकारी नहीं है, फिर भी आपको बताएंगे। कुछ रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है धूमन में। तो उत्तर आपको कैसे लिखना है कि पीड़कों को नियंत्रित करने के लिए विशिष्ट रसायनों का छिड़काव धूमन कहलाता है। इस तरीके से आपको यहाँ पे लिख लेना है।
अब आता है क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें पूछा गया है कि भारतीय वैज्ञानिकों के प्रयास से दूध के उत्पादन में वृद्धि हुई, तो ऐसे वृद्धि को क्या कहा गया? तो ऐसे वृद्धि का नाम दिया गया था श्वेत क्रांति, जो दूध से रिलेटेड था। इसी से दूध से रिलेटेड था, आपको यहाँ पे लिख लेना है श्वेत क्रांति। अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया कि दालों के सेवन से हमें मुख्यतः क्या प्राप्त होता है? तो देखिए, दालों के सेवन से हमने आपको ऊपर भी बताया था कि इससे प्रचुर मात्रा में हम लोगों को प्रोटीन प्राप्त होता है। आपको यहाँ पे लिख लेना है उत्तर में प्रोटीन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 27, जिसमें पूछा गया है फास्फोरस किस प्रकार का पोषक है? इसका उत्तर होगा बृहद पोषक। आप सभी को हम शुरू में ही समझाए थे कि पोषक को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक तो आपका लघु पोषक तत्व और सेकंड आपका दीर्घ या बृहद पोषक तत्व। अब बृहद पोषक तत्व में कौन कौन से आ जाएंगे? जो पेड़ पौधों को बहुत ज्यादा अर्जेंट है, जैसे कि बात करें खनिज लवण, उसके पोषक तत्व, ये सारी चीजों की यहाँ पे जरूरत होना बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो बृहद पोषक आप समझ पाए होंगे। अब हम बढ़ते आगे के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें पूछा गया है गेहूं किस प्रकार का पोषक है? तो पोषक नहीं, फसल की बात किया गया है। गेहूं किस प्रकार का फसल है? तो ये आपका कौन सा फसल है? रबी फसल। और रबी फसल को कब बोया जाता है? तो आप अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के बीच में बोएंगे और मार्च के टाइम में आप इसे काट लेंगे। तो ऐसे फसल को रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं गेहूं आपका हो गया, मसूर हो गया, ठीक है, चना हो गया, तो ये सभी आपका रबी फसल के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, गाजर घास किस प्रकार का पौधा है? देखिए, गाजर घास जो पौधा है वो आपका अवांछनीय पौधा है या खरपतवार है? तो आपको लिख देना है उसी तरीके से, ये आपका खरपतवारी पौधा या अवांछित पौधा है, यानी बिना मर्जी के ये हमारे फसल में उग जाता है और फसलों को बर्बाद करता है। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है 2,4-D का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? देखिए, 2,4-D का जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो खरपतवारों को समाप्त करने के लिए करते हैं, खरपतवारों को जड़ से खत्म करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है कि खरपतवारों के नियंत्रण करने में 2,4-D का इस्तेमाल किया जाता है। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि 2,4-D का मतलब 2,4-D का मतलब क्या होता है। अगला क्वेश्चन आता है कि ऐच्छिक गुणों के वाहक डीएनए खंड के एक पौधे से दूसरे पौधों में प्रत्यारोपित कर इस प्रकार के पौधे विकसित किए जाते हैं। तो ये आपका कौन सा होगा? अंतरवंशीय, या इसको आप बोल सकते हैं समुन्नत। क्या बोल सकते हैं? समुन्नत किस्म के बीज। क्या बोल सकते हैं? समुन्नत किस्म के बीज बोल सकते हैं। इसमें एक पौधा के डीएनए दूसरे पौधा के डीएनए से वर्क किया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया है किस प्रकार की खेती में रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों तथा अन्य रसायनों का उपयोग कम से कम या बिल्कुल नहीं किया जाता है? तो वो कौन सा खेती है? ऐसे खेती को हम नाम देते हैं कार्बनिक खेती। तो ये आपका कार्बनिक खेती हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पाएंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात किया यहाँ पे कि सल्फर किस प्रकार का पोषक है? तो इसका उत्तर क्या बनेगा? ये आपका बृहद प्रकार का पोषक है, यानी पेड़ पौधों को इसकी मात्रा जो है वो अधिक चाहिए, इसके लिए, अपने विकास के लिए, अपने जो शारीरिक कार्य हैं उसके लिए। ठीक है, तो ये आपका सल्फर किस में आ जाएगा? बृहद पोषक में। अगला क्वेश्चन, खेतों से खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो देखिए, खेतों से जो खरपतवार है उसको हटाने की प्रक्रिया को हम नाम देते हैं सुहाई, ठीक है, या उसका नाम देते हैं निराई, ठीक है, या फिर उसका नाम देते हैं वीडिंग। ये तीन तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? खरपतवारों को हटा सकते हैं अपने खेत से। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि आपके चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन दिया गया था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं आगे के वीडियो में। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और जो भी डाउट रहता है आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर पूछिए।